तो कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। कोरोना पर दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महामंथन करने वाले हैं कोरोना को लेकर। टीकाकरण पर बैठक लेंगे। सुबह 10:30 बजे यह बैठक होने वाली है। तो कोरोना ने एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं। पीएम मोदी आज बैठक लेने वाले हैं। बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे। कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर आज पीएम मोदी चर्चा करने वाले हैं। तो इस वक्त सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, क्या जानकारी है? कोरोना ने चिंताएं तो अब काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। निश्चित तौर पे देखिए, कोरोना के जो नए वेरिएंट ने काफी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा रही हैं। जिस तरह से बकायदा नए वेरिएंट के बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं और उसके बारे में कहा जा रहा है, तो उसी बात को लेकर आज 10:30 बजे आज काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम नेताओं के साथ में और उसके साथ स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों के साथ में इस बैठक को की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कि बूस्टर डोज के मसले पर भी चर्चा हो सकती है कि बूस्टर डोज को लेकर जिस तरह से सरकार पर पिछले कुछ दिनों से दबाव बढ़ा है, तो क्या करना है बूस्टर डोज का, किस तरह से इस मामले को आगे देखना है, इस मामले पर चर्चा होगी। इसके साथ ही अभी देश भर में कोरोना वैक्सीन से संबंधित जो टीकाकरण का जो मसला है उसको किस तरह से और तेजी से बढ़ाया जाए, इस मामले पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही जो कोरोना के नए वेरिएंट को किस तरह से रोकना है या उस पर किस तरह से उस पर इम्प्लीमेंट करना है, इस मामले पर भी चर्चाएं होंगी। और जिस तरह से देखा जाए कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ जो 50% के लगभग जो प्रभाव है उस मसले को लेकर चर्चा की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के मसले पर देश भर में किस तरह से एक राष्ट्रव्यापी एक अभियान चलाना है और इसके साथ साथ किन किन मसलों को आगे बढ़ाना है, तो इन तमाम मसलों पर आज काफी विस्तार से चर्चा होगी। तो उसके लिए 10:30 बजे का वक्त इसमें मुकर्रर किया गया, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कई जो शंकर, एक और चिंता तो एक और ये भी बढ़ी है कि पिछले कुछ दिनों में अगर देखें जो लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं उनमें बच्चे ज्यादा हैं, तो बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के भी कुछ चर्चा। निश्चित तौर पर देखिए, बच्चों को लेकर जिस तरह से भी देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे राज्यों में भी छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल गए उसके बाद उसके जहां स्कूल में कुछ ऐसे संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे, तो क्या छोटे छोटे बच्चों को लेकर किस तरह से आगे टीकाकरण करना है। हालांकि पहले भी इस मामले को लेकर कुछ ऐलान किया गया था, तो उस मामले को लेकर किस तरह से आगे की तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह से ज्यादा बच्चों को आगे टीकाकरण करना है, तो इसको लेकर भी निश्चित तौर पर चर्चा हो सकती है। तो अभी फिलहाल कहा जा सकता है कि पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण के मामले में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से नए मामले की बात करें तो तकरीबन 10,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने देखने को मिले हैं। तो वो मामला जो है काफी अब चिंताजनक बनता जा रहा है। लिहाजा इस बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि फिर से बिल्कुल, तो चिंताएं जो हैं वो काफी ज्यादा अब बढ़ने लगी हैं। बहुत शुक्रिया शंकर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यानी 10:30 बजे बैठक लेने वाले हैं कोरोना के हालात को लेकर। वहीं कोरोना पर अब प्रदेश सरकार भी एक्शन में है। केस ने चिंताएं अब बढ़ा दी हैं। आपको बता दें, आज शाम 4 बजे सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर के मुख्यमंत्री आज चर्चा करेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा भी इस बैठक में शामिल होंगे। विभागीय अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो प्रदेश में लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के अब सरकार भी एक्शन में है और सरकार की चिंताएं जो है वो साफ तौर पर अब दिख रही हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आज शाम 4 बजे एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जहां पर जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तमाम अधिकारी जो विभाग के हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और उनसे मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे। साथ ही चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी बीच बड़ी खबर अजमेर से आपको बता दें, यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है। पुष्कर में विदेशी पर्यटक के संक्रमित होने के मामले में 2 अन्य विदेशी महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि कल एक महिला यहां पर जो विदेशी पर्यटक है एक होटल में रुकी हुई थी और वो
कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। और अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, 2 अन्य विदेशी महिलाएं जो हैं उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अजमेर में अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण जो है वो फिर से फैलने लगा है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। 2 और विदेशी महिलाएं जो पर्यटक हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अजमेर से अभिजीत दवे और जयपुर से दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं अभिजीत आप ही के पास आ रहा हूं, अपडेट क्या है? 2 और महिलाएं पॉजिटिव पाई गई हैं। देखिए अभिषेक, कल जिस तरीके से फ्रांस की इस महिला पर्यटक की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसने प्राइवेट लैब में अपना सैंपल दिया था, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया था। तत्काल प्रभाव से जिस होटल में ये फ्रांस की महिला पर्यटक ठहरी हुई थी वहां जाकर रैंडम सैंपलिंग की थी। बताया यह भी जा रहा था कि 19 नवंबर को ये महिला पर्यटक अपने साथी के साथ भारत आई थी और दिल्ली में ये कुछ दिन रुके थे। वहां पर इसके साथी को खांसी और जुकाम की शिकायत हुई थी। उसके बाद ये लोग पुष्कर आ गए थे और पुष्कर आने के बाद इस महिला पर्यटक ने अपना जो सैंपल है वो एक प्राइवेट लैब में दिया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरा महकमा जो है हड़कंप हुआ। और अब जो है जिस नए वेरिएंट की चर्चा हो रही है, तो अभी से कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी से। इस महिला और इसके साथ साथ जो 2 अन्य पर्यटक की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इन तीनों के ब्लड सैंपल जो है अब इस जांच के लिए जयपुर लैब में भेजे गए हैं, जिनकी 48 घंटे में रिपोर्ट आएगी। फिलहाल इन तीनों को जो है आइसोलेट किया गया है और साथ ही साथ जो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसको तेजी से बढ़ा दिया गया है। अब तक अजमेर में 22 एक्टिव केस टोटल रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हालांकि अभी तक जेएलएन कोविड वार्ड में कोई भी कोविड पेशेंट जो है वो एडमिट नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद 3 स्कूली छात्र अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके अलावा शहर का एक रिहायशी अपार्टमेंट है, वहां के 2 गार्ड सहित कई लोग जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। तो एक बार फिर से जो तीसरी लहर की आशंका है वो धीरे धीरे अजमेर में भी दस्तक देती जा रही है। खास तौर से दीपावली और पुष्कर मेला जिस तरीके से आयोजित हुआ है, उसके बाद जो लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का जो है पालन ढंग से नहीं किया है, उसकी परिणति के रूप में अब ये जो पॉजिटिव केसेस हैं इनका आना लगातार शुरू हो चुका है। जहां तक बात करें स्कूलों की, तो सरकार ने जिस तरीके से कल एसओपी जारी की है, उसके बाद स्कूलों में रैंडम सैंपलिंग का काम भी मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ खास एहतियात बरतते हुए फोकस जो है आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एक रिव्यू मीटिंग लेंगे। जाहिर तौर पर ये एक संवेदनशील मुद्दा वापस से बन गया है। प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए, जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ते गए हैं, हमने कल देखा था जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी देव दर्शन यात्रा के तहत अजमेर आई थी, पुष्कर और दरगाह में उन्होंने जियारत की थी जगह जगह। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाहियां तो हैं और उसी का नतीजा है कि इस तरीके से अब एक बार फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं। दिनेश, अब मैं आपके पास आना हूं, आपसे जानना चाहूंगा, अब देखिए जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो अजमेर हो या जयपुर की ही बात कर लें, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, चिंताएं बढ़ गई हैं। अब सरकार भी एक्शन में दिख रही है। अब बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से केसेज बढ़ते जा रहे हैं उसे लेकर न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी चिंतित है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आज लौटने वाले हैं मुंबई से और आते ही आज जो है वो बैठक लेंगे, समीक्षा करेंगे हालातों की। और तमाम जो अधिकारी हैं जो संबंधित विभागों के हैं, चिकित्सा विभाग के अधिकारी तो इस बैठक में रहेंगे ही। इसके साथ ही जो संबंधित विभाग है जिनकी भूमिका होती है कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाने में या और अन्य तरीके से रोकथाम में, उनके अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जिलों से भी अधिकारी इस बैठक में जोड़े जा सकते हैं। तो इस बैठक में सख्त निर्देश दिए जाएंगे कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाने के। देखिए अभिषेक, कोविड प्रोटोकॉल की पालना करना लोग भूल गए हैं और ये काफी घातक हो सकता है। यही वजह है कि कोरोना जो संक्रमण पैर पसार रहा है और जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहे हैं। कल की ही अगर बात करें तो कल पूरे प्रदेश में 21 नए केस सामने आए हैं और 9 जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज कल मिले हैं। एक्टिव केसेज की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब 174 कोरोना पॉजिटिव जो है वो हो गए हैं, एक्टिव केस की संख्या जो है वो 174 हो गई है। तो ये चिंता का विषय है राज्य सरकार के लिए और यही वजह है कि आज हालातों की समीक्षा करेंगे और कुछ पाबंदियां जो है वो बढ़ाई जा सकती है प्रदेश में। जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे वापस जो है वो सरकार सख्ती की ओर बढ़ेगी, क्योंकि देखिए लोगों की जान बचाना जो है वो सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और सबसे ज्यादा जो चिंता थी वो स्कूली बच्चों को लेकर, लोगों की जान बचाना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि उनकी जान उनके लिए कितनी कीमती है और यही वजह है कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना
होगा तभी जाकर के कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिनेश और अभिजीत, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए भरतपुर में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। शहर के अस्पतालों में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। पीएमओ जिज्ञासा साहनी ने बताया कि जनाना अस्पताल और आरबीएम अस्पताल में 300 से अधिक बेड रिजर्व रखे गए हैं। सभी बेडों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। पीएमओ ने बताया कि बच्चों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं दवाइयों की उपलब्धता के बारे में बताया कि दवाइयां क्षमता के अनुसार उपलब्ध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल में स्टाफ की कमी नजर आ रही है। आरबीएम अस्पताल में स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पीएमओ जिज्ञासा साहनी का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार को पत्र लिखा जा चुका है और चिकित्सकों की उपलब्धता को पूर्ण कराया जाए, जिससे कि मरीजों का बेहतर उपचार हो सके। बच्चों को देखते हुए भी और अदरवाइज भी थर्ड वेव की तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे दोनों ही हॉस्पिटल्स में, जनाना और आरबीएम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का काम लगभग पूरा हो चुका है। ऑक्सीजन के पॉइंट्स लग चुके हैं। 300 बेड के पॉइंट्स हमारे पास आरबीएम हॉस्पिटल में हैं और 60 पॉइंट्स हमारे नए लगे हैं अभी जनाना में। इसके अलावा जो हमारे पहले के जो पॉइंट्स थे, लगभग 100 पॉइंट्स हमारे पास जनाना हॉस्पिटल में हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों की बात अगर करें तो इसे देखते हुए गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक अब स्कूली बच्चों को स्कूल प्रशासन ऑफलाइन क्लासेस में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। गाइडलाइन में संस्थाओं में कैंटीन के बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, तो सार्वजनिक कार्यक्रमों में कोविड गाइडलाइन का पालना अनिवार्य होगा। बता दें कि गाइडलाइन में सभी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, शादी समारोह में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना के निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात अमित शाह के जयपुर दौरे के क्या है मायने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपचुनाव में मिली मात और पार्टी के अंदर बढ़ती गुटबाजी से टूटे मनोबल को बढ़ाने खुद अमित शाह जयपुर आ रहे हैं। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के अंतिम दिन 5 दिसंबर को अमित शाह पार्टी के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे और गहलोत सरकार के खिलाफ पार्टी के कैंपेन को धारदार बनाने का मंत्र देंगे। देखिए बाबूलाल धायल की यह रिपोर्ट। 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्यसमिति जयपुर में संपन्न होगी। उसमें 5 दिसंबर को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश की इकाई ने किया है। कार्यसमिति के समापन के अवसर पर देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी शिरकत करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने का जिम्मा अब गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया है। शाह 5 दिसंबर को जयपुर दौरे पर आएंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर शाह कार्यकर्ताओं को मिशन 2023 के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान करेंगे। इस बैठक में प्रदेश भर के करीब 10,000 जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं
लगभग 10,000 की संख्या के, जो बहुत नीचे से ग्रास रूट के जनप्रतिनिधि से लेके सांसद और विधायक तक, उसमें सब लोग शामिल होंगे। एक विशेष कार्यक्रम जिसमें जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही और पार्टी में उनकी भागीदारी, इन विषयों पर उनका मार्गदर्शन रहेगा। अमित शाह को कुशल रणनीतिकार माना जाता है। चुनाव प्रबंधन और मतदाताओं के मिजाज को भांपने में अमित शाह का कोई सानी नहीं है। जानकारों की माने तो कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद का उनका अंदाज राजस्थान में धड़ों में बटी पार्टी को एकजुटता का संदेश दे सकता है। बीजेपी गहलोत सरकार को घेरने के लिए प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। अमित शाह के आने से आंदोलन की धार और पैनी होगी। अमित शाह जी वो शख्स हैं जिन्होंने पार्टी को अध्यक्ष के नाते बहुत जमीनी तौर पर मजबूती से खड़ा करके और पार्टी को सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहा, इसलिए उनका व्यक्तित्व विराट है और उनके आने से निश्चित रूप से राजस्थान को भी खासतौर पर और राजस्थान के कार्यकर्ताओं को एक संबल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। बहरहाल अमित शाह का दौरा ऐसे वक्त में होगा जब वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा को लेकर बीजेपी का आंतरिक घमासान सबके सामने आ चुका है। वसुंधरा राजे अपनी यात्रा के राजनीतिक होने से इनकार कर चुकी है, लेकिन उनके सम्मान में उमड़ी भीड़ से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर दबाव बना है। माना जा सकता है कि शाह का दौरा पार्टी के कमजोर होते मनोबल को संबल देने वाला हो सकता है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह के शो के मायने क्या हैं? सवाल नंबर 1 यह है कि अमित शाह ने जयपुर दौरे के लिए यह समय ही क्यों चुना? यह सबसे बड़ा सवाल है कि यह समय आखिर अमित शाह ने क्यों चुना है। अब बड़ा सवाल यह कि जल्दबाजी की जरूरत क्या थी? अभी चुनाव में 2 साल है। अब अगला सवाल यह है कि अमित शाह के दौरे का असर क्या रहेगा? क्या असर होगा उनके दौरे का? सवाल अगला यह भी है कि अमित शाह ने जयपुर दौरे के लिए यह समय जो है आखिर क्यों चुना है? इसके अलावा प्रदेश भाजपा में गुटबाजी पर लगाम लगेगी? यह अहम सवाल है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, आपसे एक चीज तो ये जानना चाहेंगे कि देखिए, जो सवाल हम पूछ रहे थे कि यही समय क्यों चुना, क्योंकि चुनाव में तो अभी काफी लंबा वक्त है, और साथ ही ये कि जो गुटबाजी की बातें सामने आ रही हैं उसे पाट पाना कितनी बड़ी चुनौती होगी अमित शाह के लिए? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है। इस वक्त केंद्र सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी कहीं न कहीं है, जिसकी वजह से अमित शाह को दौरे करने पड़ रहे हैं। जो कृषि कानून बनाए थे केंद्र सरकार ने कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे और किसानों को भरोसे में लेकर के सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, तो पार्टी जो है बैकफुट पर चली गई। कृषि कानून आपको वापस लेने पड़ गए। महंगाई जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा जो है, यानी कि तेल की कीमतें बढ़ी, आपने एक्साइज ड्यूटी भी कम करी, लेकिन इसका असर धरातल पर अब भी उतना कोई ज़्यादा नहीं। अमित शाह जानते हैं कि 2023 में अगर राजस्थान नहीं जीते तो फिर 2024 में केंद्र में सरकार बनाने में बहुत जोर आएगा। राजस्थान में पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव से पूरी की पूरी 25 सीटें बीजेपी की झोली में गिर रही है, या बीजेपी के सहयोगी जो एक पार्टी आरएलपी उसको दी गई थी, तो पूरी की पूरी सीटें उनके झोली में जाती है। अगर ऐसी सूरत में राजस्थान से उन्हें कोई झटका लगता है, सीटों में कमी आती है, तो बहुत मुश्किलें होंगी। तो वो जो माहौल है एंटी इनकम्बेंसी का जो महसूस कर रही है केंद्र की बीजेपी सरकार, उसको वो देखने के लिए आ रहे हैं, धरातल की सच्चाई जानने के लिए आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि हैं जो भी ग्रास रूट से लेकर के ऊपर के स्तर तक के विधायक हो, सांसद हो, नगर पालिका के पार्षद हो, पंचायत समितियों के पार्षद हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, तमाम लोग मेयर तक, यानी कि उनके सामने वो बैठेंगे, बात करेंगे, अपना मैसेज देंगे और ये कहेंगे कि हम 2023 में राजस्थान में फिर से सरकार बनाएंगे और 2024 में भी फिर बीजेपी की सरकार बनेगी केंद्र में।
एकजुटता का संदेश भी वो देंगे, क्योंकि बीजेपी बिखरी बिखरी सी लगती है। वसुंधरा राजे की जो देवदर्शन यात्रा है उसमें जो उनको रेस्पॉन्स मिला है उससे भी बीजेपी के नेताओं में चिंता की लहर है। उनको ये लग रहा है कि वसुंधरा राजे एक बार फिर से अपना दावा पुख्ता करने के लिए केंद्र तक ये मैसेज देना चाहती कि उनको इग्नोर करना आसान नहीं है। वो आज भी जननेता हैं और वो जब भी दौरों पर निकलती है तो जो उमड़ने वाली भीड़ है उसका भी मैसेज कहीं ना कहीं दिल्ली तक पहुंचता होगा। वो अपनी दावेदारी छोड़ना नहीं चाहती है। पार्टी संगठन बहुत बेहतर काम कर रहा है। सतीश पूनिया जो कर सकते थे उन्होंने किया, भले ही चुनाव में हार मिली हो। स्थानीय समीकरण इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं और जो पार्टी ने टिकट देने की पॉलिसी तय की थी वो उसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता को रिचार्ज करने में सतीश पूनिया ने बहुत बेहतर काम किया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमित शाह ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा पूरी हो चुकी होगी और पार्टी 2023 में जो कार्यकर्ता में कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि लीड कौन करेगा, चेहरा कौन होगा, शायद उस असमंजस को वो दूर करने आ रहे हैं। वो मेरे ख्याल से उन्हें वो यही बोलेंगे कि पार्टी का जो सिंबल है वही चेहरा है, आप किसी व्यक्ति के पीछे ना जाएं। पार्टी जिसके साथ यानी कि जिसको भी चेहरा घोषित करे या ना करे, आप सिर्फ पार्टी की सोचिए, कमल के निशान के बारे में देखिए। असमंजस में आने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना किसी भी तरह से। बीजेपी यूनाइट होकर के चुनाव लड़ेगी, इस तरह का मैसेज वो दे सकते हैं। लेकिन जयपुर की सड़कों पर जो दृश्य पैदा किया जाएगा बीजेपी की ओर से वो जबरदस्त होगा। पिछली बार जब जेपी नड्डा आए थे तो बहुत ही बेहतरीन माहौल बीजेपी ने क्रिएट किया था और जब पिछली मर्तबा अमित शाह यहाँ पर आए थे तो भी एयरपोर्ट से लेकर के पूरे जेएलएन मार्ग पर हजारों की संख्या में लोग जुटाए गए थे। राजस्थानी धुनें बिखेरी गई थी और एक कल्चर जो माहौल वहां पर बनाया गया था उससे यही माहौल बनाने की कोशिश थी बीजेपी की। उसके पास जो कार्यकर्ताओं की ताकत है वो किसी और पार्टी के पास नहीं है और वक्त आने पर यही कार्यकर्ता उसे चुनाव बिल्कुल। लेकिन बाबूलाल तो इस बार भी अमित शाह जब आएंगे, इस दौरे के बाद जो पंचायत चुनाव में जो स्थिति रही है पार्टी की और उसके बाद उपचुनाव में जो स्थिति रही पार्टी की और उसके बाद जो निराशा आई है कार्यकर्ताओं में, तो वो उसमें कैसे जोश भर पाते हैं ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद अहम ये अमित शाह का दौरा। वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा ने सूबे की सियासत गरमा दी है। बीजेपी इस यात्रा में है भी और नहीं भी, मगर राजे समर्थकों ने ताकत दिखाकर पार्टी को यह एहसास जरूर कराया है कि उनके बगैर मिशन 2023 का कामयाब होना आसान नहीं है। कुछ नेता दबी जुबान से इस यात्रा पर सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए बाबूलाल की एक और रिपोर्ट। अगले चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के लड़ाई चल रही है। वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा निकालकर ये बता चुकी हैं कि वो अपने कदम अब पीछे खींचने वाली नहीं है। यात्रा पर वसुंधरा, बीजेपी में टेंशन। देखो, देवदर्शन में तो भगवान तो सबके लिए तैयार रहता है और भगवान के दर्शन करके अगर आदमी अपने आप को अगर अच्छा बनाने का प्रयास करे तो उसके लिए तो ईश्वर होता ही है। मेवाड़ में देवदर्शन के बहाने अपने समर्थकों से रूबरू वसुंधरा की यात्रा को लेकर बीजेपी में पहले तो खामोशी रही, लेकिन राजे को मिलता जन समर्थन और समर्थकों की बड़ी भीड़ ने प्रदेश के नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। तभी तो बीजेपी के कद्दावर नेता दिवंगत कार्यकर्ताओं और नेताओं के घर संवेदना जताने जाने की वसुंधरा की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। मैं सोचता हूँ जिन घरों पर वो बैठने गई, 1 साल के बाद जाना थोड़ा सा जनता को अच्छा नहीं लगता है। अगर वो उसी समय जाती, क्योंकि उस समय भी सब प्रकार की सुविधाएं तो उपलब्ध थी और ऐसा कोई तूफान नहीं था कि नहीं जा पाते थे। अब इतने दिन बाद एक साथ सबके यहाँ जाना, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि राजे अपने हर संबोधन में इस यात्रा को सियासत से न जोड़ने की बात करती रही हैं, लेकिन बीजेपी के नेता इसे निजी बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ये भी तय है कि पार्टी चाहकर भी इस यात्रा पर एक राय नहीं बना पा रही है। इसमें राजनीति मत लाओ, दिल से दिल जुड़ता है। अगर प्यार करो तो प्यार वापस मिलता है और मैं मानती हूँ कि
ये पिछले जितने भी साल में हमने सेवा की है, मैंने कुछ चीज़ के बारे में सोचते हुए नहीं, परंतु क्योंकि वाकई में सबसे प्रेम किया है और सबने उसी तरीके से प्रेम किया है। उसके बारे में इतना ही कहूँगा कि वसुंधरा जी हमारी देश और प्रदेश की आदरणीय सम्मानित नेता हैं और उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, तो उस लिहाज से मैं नहीं समझता उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए। वसुंधरा जी की धार्मिकता के लिए पूरे राजस्थान में बच्चा बच्चा जानता है। वो धर्मपरायण महिला है, इसलिए धार्मिक यात्रा करना कोई बेजा बात नहीं है, ये तो हर एक का अधिकार है। और चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री है, इसलिए उनकी यात्रा चर्चा में आ गई, वरना हर एक आदमी को अपनी अपनी यात्रा करने का पूरा अधिकार है। उनकी यात्रा में किसी तरह कोई बात ही नहीं। राज्य जनता के बीच हैं, लेकिन सीधे तौर पर पार्टी संगठन इससे नहीं जुड़ा है। राज्य मेवाड़ में यात्रा कर रही हैं और गुलाब चंद कटारिया को मेवाड़ का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। लेकिन इस यात्रा से पहले राज्य ने कटारिया से भी कोई बात नहीं की, शायद इसलिए कटारिया नाराज हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष पूनिया भी बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। पार्टी ने अगले चुनाव के लिए अपना चेहरा भले ही तय न किया हो, लेकिन राज्य जनता के बीच पहुंचकर और जनता से अपना जुड़ाव दिखाकर इस बारे में साफ संदेश दे रही हैं। वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा निकालकर ये बता चुकी हैं कि वो अपने कदम अब पीछे खींचने वाली नहीं है। इस बीच अमित शाह का दौरा भी तय हो गया है। देखना है वो वसुंधरा राजे के बढ़ते कदमों को किस तरह से रोक पाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात शहर शहर रफ्तार के कहर की।